तो पिछले वीडियो में हमने औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद को परिभाषित किया, उनके बीच के संबंध को भी समझा। अब इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद एवं उसके कुल उत्पाद से जो संबंध है, रिलेशन है, उसको इस वीडियो में समझते हैं। तो हम एक स्टोरी बना लेते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्शन प्रोसेस इस एग्जाम्पल को फॉलो करता हो। ये काल्पनिक डाटा मैंने ले लिया है ताकि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें और उनके रिलेशंस को भी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें। तो एक फर्म है, मान लीजिए वो फर्म जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करता है, तो कंप्यूटर हमारा कैपिटल हो गया, है ना। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को यूज़ करता है, वो जो हमारा लेबर हो गया। सो लेबर और कैपिटल से ये आउटपुट यहाँ पे हमें उत्पाद मिलता है। वाई को हम लोग टोटल आउटपुट या कुल उत्पाद भी कह सकते हैं, है ना। अब हम ऐसा करेंगे कि हम अपने कैपिटल को फिक्स कर देंगे। मान लेंगे कि इस कंपनी के पास छोटी सी कंपनी है, बस एक कंप्यूटर है, K = 1 दिया हुआ है और इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 3D डायग्राम की बजाय हमें बस 2D डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे x एक्सिस पे L होगा और y एक्सिस पे टोटल आउटपुट y होगा, है ना। तो इससे हमें सहूलियत मिल जाएगी। अब हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि अगर L जो है कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो Y जो है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि पूरे पेज में आ जाए। हमारी कहानी इस तरह से चलेगी कि L जो है वो चेंज हो रहा है, K हमेशा 1 के बराबर है और K के बदलने से Y भी बदल जाएगा, टोटल आउटपुट। इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टोटल आउटपुट। उसके बाद हम लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स चूंकि यहाँ पे सिर्फ हम लेबर बदल रहे हैं, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा। श्रम का सीमांत उत्पाद यहाँ पे होगा। कैसे हम निकालेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे, L पे कितना उत्पाद है और अगर L से एक कम हो जाए तो कितना उत्पाद कम हो जाता है। इस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे सीमांत उत्पाद कहेंगे। तो सहूलियत के लिए हम लोग डेल्टा नहीं, एक का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है एवरेज प्रोडक्ट है, औसत उत्पाद है, ये जो है सिंपली Y/L के बराबर होगा। तो ये हम चार चीज की बात करेंगे। तो जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता है, एक कंप्यूटर जो है आइडल पड़ा होता है और टोटल आउटपुट 0 होता है, तो यहाँ पे कुछ हमें निकालने के लिए है नहीं, क्योंकि L-1 में -1 तो सॉफ्टवेयर हम नहीं एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। और चूंकि यहाँ L नीचे 0 है, 0/0 बड़ा मीनिंगलेस है, तो यहाँ हम औसत भी नहीं निकालेंगे। अब क्या होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इस फर्म में लाते हैं, उसके लाने से कुछ आउटपुट होगा। चलिए कहिए कि 2 यूनिट आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमें सीमांत उत्पाद कितना हो जाएगा? 2 से अगर 0 को घटाएं तो यहाँ पे सीमांत उत्पाद 2 हो जाएगा। एक वर्कर लाने से आउटपुट में 2 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। और एवरेज क्या हो जाएगा? 2/1, ये भी 2 हो जाएगा। अब कहिए कि एक और वर्कर लाया जाता है ना। अब इस तरह से सोच सकते हैं कि एक वर्कर दिन भर में 24 घंटा होता है। कंप्यूटर तो हर समय काम कर सकता है, लेकिन एक वर्कर हर समय काम नहीं कर सकता है। सो बाकी कुछ समय वो काम करता है, बाकी समय कंप्यूटर खाली ही पड़ा रहता है। तो दूसरे वर्कर को लाया जाता है जो कि खाली समय में काम करता है। एक चीज ये होता है। दूसरी चीज, चूंकि अब 2 लोग काम कर रहे होते हैं शिफ्ट में, जस्ट एक कहानी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हर फर्म में, हर उत्पादन में ऐसा ही होता है, बट एक कहानी मैं बना रहा हूँ ताकि इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके। सो ये दूसरा वर्कर नॉट ओनली कि खाली समय में काम करता है, ये पहले वाले की जो गलतियां सॉफ्टवेयर में हुई रहती हैं उसको चेक कर लेता है, और पहला वाला जो है अगले दिन शिफ्ट में आता है तो एवरेज जो है दूसरे वाले की गलतियां हैं चेक कर लेता है। तो दोनों के होने से जो आउटपुट है 2 से 4 होने की बजाय ये 6 हो जाता है।
है ना, ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, 2 लोग मिलके और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पे सीमांत उत्पाद 4 हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि 3 हो जाता है। अब एक और वर्कर आता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट है, मान लीजिए वही चीज़ रिपीट होती है, तो आउटपुट 6 से और ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे 12 हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 6 होगा और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब चौथा वर्कर, तीनों में जो है ना, तीनों वर्कर से तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो गया, चौथा आदमी आता है, तो नाउ 2 वर्कर को एक साथ काम करना पड़ता है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं और उतने कभी कभी सामंजस्य नहीं होता है, एक कहता है ऐसे काम करो, दूसरा कहता है ऐसे काम करो, तो काम उतनी तेजी से नहीं बढ़ के बस यहाँ पे 4 ही यूनिट बढ़ता है। तो 4 यूनिट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 4 हो गया और यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट भी 4 हो गया, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, है ना। तो अगर ऐसे देख लें तो हमें पूरा का पूरा टेबल अभी दिख रहा है। कहिए थोड़ा और बढ़ाते हैं, 5 16 से अभी भी बढ़ता है, 16 से बढ़ के 18 होता है, बट अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 2 ही हुआ, क्योंकि 18 में से 16 को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा और 18 में से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 3.6 मिल जाएगा। और उसी तरह से हम छठा यूनिट लाते हैं, छठे यूनिट लाने से अब कहिए कि उत्पाद घट जाता है, तीनों स्लॉट में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उतनी अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता है सामंजस्य नहीं बैठने की वजह से, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट -3 हो जाएगा। एक वर्कर बढ़ाने से 3 यूनिट आउटपुट कम हो गया तो ये -3 हो गया और यहाँ पे अब जो है औसत उत्पाद 2.5 हो गया। अब कहिए 7वां वर्कर चलाता है, यहीं तक रखेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जो है फर्दर ये घट जाता है, 14 यूनिट हो जाता है और यहाँ पे इसको आपको कहिए कि -1 जो है ना, -1 यूनिट आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है और एवरेज प्रोडक्ट 2 हो जाता है। या इसको नहीं भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास काम के नंबर हो ही गए हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब इसको हम ग्राफ में बनाते हैं, अब टू द स्केल नहीं बनाएंगे, इसी चीज को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं कि शुरुआती दौर में यहाँ पे कम से कम यहाँ तक जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ ही रहा है, बट टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है ना। तो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, कुछ हमारा ऐसा हो रहा है। उसके बाद एक लेवल आता है कि टोटल उत्पाद 12 से 16 बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की दर जो है वो घट गई है। सो ये कुछ ऐसा हो जाता है और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट और कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट यहाँ से 18 के बाद घटने लगता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा y है, यहाँ पे हमारा l है, हमारा k हर जगह 1 के बराबर फिक्स्ड है, k नहीं बदल रहा है। अब इस ग्राफ में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें इस ग्राफ में मिल जाएगी। हमने देखा है कि अगर इस पॉइंट पे हम एवरेज निकालना चाहें कि औसत उत्पाद क्या है, तो हमें एक रेखा ऑरिजिन से उस पॉइंट तक खींचनी होगी और ये जो स्लोप होगा वो हमें एवरेज बता रहा होगा, औसत बता रहा होगा। तो एक चीज़ इसकी ध्यान रखनी है। दूसरा हमने देखा कि किसी पॉइंट पे हमें मार्जिनल की ज़रूरत है, तो हम देखेंगे कि मार्जिनल क्या है, कि मार्जिनल यहाँ पे हमें स्लोप, उस पॉइंट पे जो स्लोप है, अगर यहाँ पे हमें देखना है कि मार्जिन क्या है, तो इस बिंदु पे जो स्लोप होगा किस दर से, हमने निकाला था मार्जिनल डेल वाई बाई डेल एल, कि थोड़ा सा एल में जो बदलाव ले आए, है ना, उसकी वजह से आउटपुट में कितना बदलाव आया, तो वो दर निकाला है। तो ये हमें मार्जिनल प्रोडक्ट उस बिंदु पे स्लोप जो है सो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट बता देगा। अब आइए कुछ बिंदुओं को हम चिन्हित कर लें, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक ये तो ऐसे पहले बनाया था, लेकिन इसके बारे में फिर बात करेंगे, क्या है इस बिंदु की खासियत। और या इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लें, देख लें।
कि सही में कहाँ आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है परहैप्स, जहाँ तक आने पे ये औसत उत्पाद बढ़ रहा है। इसके अगर इस बिंदु से इधर भी आ जाएं, कहिए यहाँ आ गए, तो औसत उत्पाद घट जा रहा है। इधर भी आ गए तो औसत उत्पाद घट जा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको लाइन को हटा दें, देखें कि यहाँ पे आने के लिए भी ये औसत उत्पाद जो है घट सा गया है। तो ये जो बिंदु हमें है मिल रहा है, आपको मैं फिर से बताता हूँ कौन सा बिंदु है, इसको हटा दीजिए। ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु तक यहाँ से जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं, जब तक यहाँ पे आते हैं तब तक हमारा औसत उत्पाद बढ़ता रहता है। अगर हम ग्राफ से देखें तो ये बिंदु जो है हमें कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे औसत उत्पाद बढ़ता रहता है, वो 4 तक मिल रहा है कि 4 औसत उत्पाद, मतलब यहाँ से घट नहीं रहा है, तो बराबर ही मान लें कि 4 तक बढ़ते रहता है, 4 तक वो बिंदु है ना। ये सब हटा दें। तो हमने 3 बिंदुओं की प्रधानता दी है। एक बिंदु ये है जहां तक पहुंचने तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक बिंदु ये है जहां तक पहुंचने तक औसत उत्पाद बढ़ रहा है, और एक बिंदु ये है जहां तक कुल उत्पाद बढ़ रहा है। सो 3 पॉइंट हो गया, है ना। अब इसको हम एक दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं, जिसमें हम, ये तो कुल उत्पाद के लिए हो गया, y जो है हमारा, इसको कह सकते हैं कुल उत्पाद, है ना। उसी तरह से अब हम एक और ग्राफ ले लें, है ना, टू द स्केल बनाने, इसी स्केल में बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आ गया हमारा, क्या है कि इस यहाँ तक हमारा जो है ये मार्जिनल अगर प्रोडक्ट है, ये बढ़ रहा है और यहाँ से ये घटने लग रहा है, और इस बिंदु पे ये 0 हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो टोटल उत्पाद बढ़ने की बजाय घट रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट निस्संदेह ही निगेटिव हो जा रहा है। और इस बिंदु पे, इस लाइन से जब कर्व नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जा रहा है। इस बिंदु तक हमारा औसत उत्पाद बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ऐसे हमारा औसत उत्पाद बढ़ रहा है ना। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व हो गया, ये एवरेज प्रोडक्ट का कर्व, है ना। एवरेज प्रोडक्ट कभी निगेटिव नहीं होगा, इस सेंस में कि टिपिकली प्रोडक्शन इसके बाहर जाता नहीं है। अगर आपके पास वर्कर बढ़ाने से आपका आउटपुट घट रहा है तो आप क्यों वर्कर को हायर करेंगे। आप देखेंगे उस बिंदु, एक ऐसा बिंदु है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर है, वहां पर ही एवरेज प्रोडक्ट अपना अधिकतम होता है ना, अधिकतम होता है। यहां देखेंगे इस जोन में कि एवरेज प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट ब्लू वाला, वो लाल वाले कर्व के नीचे है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और इसकी वजह से एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। देखिए यहाँ इस बिंदु पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट जो है सो थमसा गया है, यहीं पे वो मैक्सिमम वैल्यू अपना पा रहा है ना। और तीसरा जो है, तीसरा इस जोन में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है सो एवरेज प्रोडक्ट से छोटा है, इसकी वजह से एवरेज प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे घटने लग रहा है। तो ये एक जो एग्जाम्पल है, हमें टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में एक रिलेशनशिप बताता है। कई बुक ये भी बात करते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये प्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेजेस को, डिफरेंट अवस्थाओं को बताता है। वो कहते हैं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तरीके का होता है, लेकिन फिर भी इसको जो है ये कभी कभी स्टेज 1 कहा जाता है। इसको जो है स्टेज
2 कहा जाता है, और इसके बाद जो है उसको स्टेज 3 कहा जाता है ना। आपको स्टेज 3 में तो कभी भी नहीं ही होना चाहिए, है ना। स्टेज 3 में आप अपने इनपुट को, आगतों को घटा करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, है ना। टिपिकली आपको यहाँ पे इस बिंदु पे आप प्रोडक्शन करते हैं टिपिकली, है ना, अगर आप ऑप्टिमाइज अपने प्रॉफिट को कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को हम बाद में बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। सो ये रहा रिलेशनशिप बिटवीन एपी, एमपी एंड टीपी। टीपी टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। धन्यवाद।